करते हैं। देखो कॉमन नेम क्या क्या है ग्राउंडनट के और किन नामों से आप ग्राउंडनट को जानते हो। बड़ी कॉमन सी बात है, ग्राउंडनट को हम मूंगफली के नाम से जानते हैं, मूंगफल, ठीक है। और ग्राउंडनट को आप पीनट भी कहते हो, ग्राउंडनट को आप मंकी नट भी कहते हो, ठीक है। देखो जनरल इंट्रोडक्शन से अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन बॉटनिकल नेम की। क्या होता है बॉटनिकल नेम ग्राउंडनट का? अरेचिस हाइपोजिया, अरेचिस हाइपोजिया, ठीक है। ये है इसका बॉटनिकल नेम। फैमिली की बात करते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, और नया नाम क्या है? फैबिएसी फैमिली। ऑरिजिन बताइए, ग्राउंडनट का ऑरिजिन होता है ब्राजील, ग्राउंडनट का ऑरिजिन क्या है आपका? ब्राजील। क्रोमोसोम नंबर, ग्राउंडनट के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 40, 2n = 40। वाइल्ड स्पीसीज की अगर बात की जाए तो उनमें 20 होते हैं, लेकिन वाइल्ड स्पीसीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है उनके क्रोमोसोम नंबर आपको याद रखने हैं। ग्राउंडनट के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 40, 2n = 40। अब इंपॉर्टेंट चीज, ऑयल परसेंटेज कितना होता है? आप सभी को पता है ग्राउंडनट एक ऑयल सीड क्रॉप है, क्योंकि ग्राउंडनट का जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट है वो ऑयली है। मूंगफली को हम क्यों कल्टीवेट करते हैं, क्यों इसकी खेती करते हैं? तेल निकालने के लिए इसमें से, ठीक है। तो इसके अंदर ऑयल परसेंट कितना होता है? 45%। क्वेश्चन प्रोटीन पर भी आता है कि ग्राउंडनट के अंदर प्रोटीन परसेंट कितना होता है, तो वो है 26%, ठीक है। इनफ्लोरोसेंस पर पूछ लेते हैं, बताइए ग्राउंडनट की इनफ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं? एक्सिलरी रेसिन, ग्राउंडनट की इनफ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं? एक्सिलरी रेसिन। रूट सिस्टम की बात करें तो डीप रूट सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। अब यहां से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, वो देखो आप। जैसे कि ये तो रही सॉइल सरफेस, ठीक है, ये रही इसकी रूट, ये रहा ग्राउंडनट का प्लांट। देखो भाई, मान लो ये रहा ग्राउंडनट के अंदर उसका फ्लावर। ग्राउंडनट के अंदर जब पॉलिनेशन हो जाता है, ग्राउंडनट एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ग्राउंडनट एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। जब ग्राउंडनट के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन के बाद यानी पोस्ट पॉलिनेशन के बाद जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो इस फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर जो ओवेरी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में कन्वर्ट होगी। ग्राउंडनट का जो फ्रूट होता है उसे क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं। ग्राउंडनट के सीड को क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं, ठीक। अब देखो पॉलिनेशन के बाद इस ग्राउंडनट के फ्लावर में जो बेसल पार्ट होगा, ये है इसका बेसल पार्ट। इस बेसल पार्ट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो हमेशा एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, उसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन चलता रहता है। ये जो बेसल पार्ट होता है इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसी पार्ट को हम गाइनोफोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोफोर। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइनोफोर क्या होता है? बेसल पार्ट ऑफ द फ्लावर इन ग्राउंडनट। इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जिनमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है। कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होने की वजह से इसमें ग्रोथ होती है, और उस ग्रोथ की वजह से इस फ्लावर को नीचे की तरफ पुश किया जाता है, नीचे की तरफ इसको पुश किया जाता है, और देखते ही देखते ये फ्लावर इस सॉइल को पेनिट्रेट करके मिट्टी के अंदर चला जाता है। फ्लावरिंग कहां पर हुई थी? मिट्टी के ऊपर, ठीक है। लेकिन गाइनोफोर जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हुआ, इसकी वजह से इस फ्लावर को नीचे की तरफ पुश किया गया, नीचे की तरफ उसको धकेला गया, और इस मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करके, ये जो पेनिट्रेशन हुआ है ना, इसको कहते हैं पैगिंग। इसको क्या कहते हैं? पैगिंग। यहां पैगिंग पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैगिंग पर आपको इरिगेशन देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अगर मिट्टी की सरफेस गीली रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, तो पेनिट्रेशन में काफी आसानी रहेगी। जब ये फ्लावर इसके अंदर चला जाएगा, अंदर जाने के बाद ये पॉड और कर्नेल डेवलप होते हैं। कभी आपने देखा है कि मूंगफली कभी मिट्टी के बाहर लग रही हो? मूंगफली हमेशा जमीन के अंदर ही होती है, ठीक है। तो ये होता है गाइनोफोर और यहाँ पर होता है पैगिंग। ये दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी दो क्लासेस हैं, या कहो दो स्पीसीज हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, ग्रोइंग हैबिट के बेसिस पर। एक होती है बंच टाइप, ऐसे प्लांट जो सीधे उगते हैं, जो जिनकी ग्रोथ कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सीधे होते हैं, इनको इरेक्ट भी कहते हैं। दूसरे होते हैं स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप मतलब जिनकी जो ग्रोथ होती है वो फैलने वाली होती है, ऐसे प्लांट जो कि फैलते हैं। भाई ऐसे प्लांट जो कि सीधे उगने वाले होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो फैलते हैं। एक होते हैं इरेक्ट टाइप और एक होते हैं स्प्रेडिंग टाइप। तो मूंगफली के अंदर, ग्राउंडनट के अंदर भी दो तरह के प्लांट होते हैं। तो उन दो तरह की जो ग्रोइंग हैबिट होती है, एक बंच टाइप और एक स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप को ट्रेलिंग टाइप भी कहते हैं। तो यहाँ पर दो सब स्पीसीज में इसको बांटा गया है, दो सब क्लासेस में इसको बांटा गया है, और वो कौन कौन सी है? इसको कहते हैं अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिगाटा। क्या कहते हैं इसको? अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिगाटा। और इसको कहते हैं अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्यूमेंस।
आई बात समझ में। जो बंच टाइप वाली वैरायटी होती है, जो सीधी उगने वाली वैरायटी होती है, इरेक्ट टाइप की वैरायटी होती है, वो होती है अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिकाटा। और जो फैलने वाली होती है, ट्रेलिंग टाइप की होती हैं, उनको कहते हैं अरेचिस, अब मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया, अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्यूमेंस। आ गई बात समझ में। फ्रूट को क्या बोलते हैं यहाँ पर? पॉड बोलते हैं। सीड को क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है जनरल इंट्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। अब बात कर लेते हैं इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की। जैसे मैंने आपको बताया था, लैंड प्रिपरेशन आपको सभी क्रॉप का नहीं पढ़ना है, सभी के अंदर ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनके अंदर लैंड प्रिपरेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्राउंडनट के अंदर। ग्राउंडनट के अंदर लैंड प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक पार्ट है वो जमीन के अंदर है, ठीक है। इसलिए लैंड प्रिपरेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है? यहाँ पर हमको डीप प्लोइंग करनी पड़ती है। अब डीप प्लोइंग की भी एक लिमिट है, ज़्यादा डीप प्लोइंग भी नहीं करनी है आपको। यहाँ पर जो हम डीप प्लोइंग करते हैं वो 12 से 18 सेंटीमीटर तक ही करते हैं बस। इतनी इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इसका इकोनॉमिक प्रोडक्ट जो पॉड है, जो मूंगफली है, वो जमीन के अंदर ही ग्रोथ होगी, तो इतना स्पेस उसको मिलना चाहिए। लेकिन ज़्यादा डीप प्लोइंग नहीं करोगे। अगर आपने इससे ज़्यादा डीप प्लोइंग कर दी तो जो पॉड है वो और ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, तो फिर बाद में हार्वेस्टिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। उनको जब खोद के बाहर निकालोगे तो पता चला आप 1 मीटर तक खोद ही रहे हो। तो इतनी आपको डीप प्लोइंग नहीं करनी, बस 12 से 18 सेंटीमीटर तक की ही आपको डीप प्लोइंग करनी है। सॉइल की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जब भी आपका इकोनॉमिक प्रोडक्ट, सिर्फ मूंगफली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी ऐसी क्रॉप जिसका इकोनॉमिक प्रोडक्ट मिट्टी के अंदर डेवलप होता है, वहां पर सॉइल की प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। जैसे ग्राउंडनट की जो मूंगफली है वो मिट्टी के अंदर डेवलप होती है, ठीक है। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए या बहुत हार्ड होनी चाहिए? मिट्टी जितनी ज्यादा सॉफ्ट होगी, जितनी ज्यादा लूज होगी, पॉड का डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। मतलब यहां पर जो मिट्टी है वो सैंडी अच्छी होनी चाहिए। सैंडी लोम सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। पीएच भी आप लोग याद रखो, पीएच कितना चाहिए इसके लिए? 6 से लेकर 6.5। तो किस तरह की सॉइल को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए ग्राउंडनट कल्टीवेशन में? यहां से भी क्वेश्चन आता है। क्ले लोम सॉइल या फिर कहो क्ले सॉइल। क्ले सॉइल को आप हमेशा अवॉइड करेंगे। क्ले सॉइल में कभी भी ग्राउंडनट का कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्ले सॉइल जो होती है, अगर उसमें पानी के बाद जब ये सूखती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और इतनी हार्ड हो जाती है कि फिर पॉड का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। ये तो बात हुई सॉइल की। क्लाइमेट की बात करो, हमें पता है ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर, बस आप लोग याद रख लो कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। 21 से लेकर 26.5 डिग्री सेल्सियस ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसकी ग्रोथ के लिए। इतनी बात याद रखनी है क्लाइमेट में। अब आ जाओ इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है सीड रेट। देखो सीड रेट में 2 वैरायटी थी हमारे पास, एक बंच टाइप वैरायटी नहीं, सॉरी 2 स्पीसीज थी, एक बंच टाइप और एक स्प्रेडिंग टाइप। दोनों में अलग अलग सीड रेट है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बंच टाइप वाला जो है इसके अंदर सीड रेट ज़्यादा होती है, 100 से लेकर 120 kg पर हेक्टेयर। इसकी सीड रेट कम होती है स्प्रेडिंग टाइप की, 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। यहाँ पर हम स्पेसिंग भी अभी देख लेते हैं इसमें, क्योंकि स्पेसिंग भी अलग अलग है। बंच टाइप में हम स्पेसिंग रखते हैं 45 × 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रखते हैं 60 × 15 सेंटीमीटर। 45 मतलब रो टू रो और 10 मतलब प्लांट टू प्लांट। यहाँ पर 60 मतलब रो टू रो और 15 मतलब प्लांट टू प्लांट। ये क्या बात की हमने? स्पेसिंग की। प्लांट पॉपुलेशन वो भी यही देख लो, चलो इसमें भी प्लांट पॉपुलेशन अलग है, यहाँ पर भी प्लांट पॉपुलेशन अलग है। बंच टाइप में प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, 3.33 lakhs प्लांट पर हेक्टेयर। यहाँ पर होता है 2.22 lakhs प्लांट पर हेक्टेयर। ये क्या है? प्लांट पॉपुलेशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्लांट पॉपुलेशन से, इसे आप लोग याद रखें, ठीक है। सोइंग डेप्थ की बात कर लो। सोइंग डेप्थ से काम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, कितनी गहराई में इसको बोना चाहिए। सोइंग डेप्थ में आप 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर रखें सोइंग डेप्थ को, ठीक। जर्मिनेशन परसेंटेज, एक चीज़ हमने पढ़ी, जर्मिनेशन परसेंटेज। इसकी जर्मिनेशन परसेंट, क्योंकि इसमें डोरमेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है मूंगफली के अंदर। जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होना चाहिए सीड का? मिनिमम 85%। 85% तक सीड जर्मिनेशन इसके अंदर होना चाहिए, ठीक। अब आ जाओ एनपीके, फर्टिलाइजर। एनपीके क्या होना चाहिए? देखो 20 40 20 सफिशिएंट, वही जो अपन रखते हैं 1:2, क्योंकि ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, इसलिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम रहती है। यहाँ पर और क्या क्या न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है कैल्शियम की। कैल्शियम आयन की जरूरत कहाँ पड़ती है? पॉड डेवलपमेंट में। देखो कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, जो पॉड होते हैं ना, आपने देखा होगा मूंगफली कभी खाई होगी तो आपने कई बार देखा होगा कि मूंगफली के अंदर दाने ही नहीं होते। कई बार कुछ पॉड जो होते हैं वो खाली होते हैं। क्यों होते हैं खाली? क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, और वो जो खालीपन रह गया है, जो दाना बना ही नहीं, उस बीमारी को कहते हैं पॉपिंग। क्या कहते हैं? पॉपिंग। पॉपिंग का मतलब हो गया एम्प्टी पॉड। एम्प्टी पॉड, दाना बना ही नहीं या फिर बहुत कमजोर दाना बना, वो क्या होता है? पॉपिंग। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। तो पॉपिंग मतलब जब पॉड डेवलपमेंट होता है उस वक्त कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और हमें कैल्शियम देना ही पड़ता है। तो कैल्शियम के लिए हम यहाँ पर जिप्सम दे सकते हैं।
जिप्सम का एप्लीकेशन करो, कितना एप्लीकेशन करना है, 250 किलो पर हेक्टेयर, इतना आप जिप्सम दीजिए। और कब देना है, ये आपको देना है पीक फ्लावरिंग स्टेज पर, पीक फ्लावरिंग स्टेज पर देना है। ये पीक फ्लावरिंग स्टेज लगभग 31 दिन बाद आ जाती है, DAS। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है कैल्शियम के लिए। इसके अलावा जिंक भी देते हैं पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कैल्शियम का आप जरूर याद रखें। एक पूछ लेते हैं कि सबसे अच्छा फर्टिलाइजर कौन सा है ग्राउंडनट में देने के लिए, तो बेस्ट फर्टिलाइजर, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा है, तो वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर द ग्राउंडनट। ठीक, ये आप लोग याद रखें। और देखो इरिगेशन की बात करते हैं। इरिगेशन में क्या है, तीन इरिगेशन में काम हो जाता है, बस वो 3 इरिगेशन वाली स्टेज और कौन सा इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है ये आपको याद रखना है। इरिगेशन 3 स्टेज आपको याद रखनी है बस। पहला इरिगेशन आपको देना चाहिए हमेशा फ्लावरिंग स्टेज पर, सॉरी। दूसरा इरिगेशन जो कि मैं बता चुका हूं, पैगिंग स्टेज, अभी बताया था ना पैगिंग क्या होता है, पैगिंग स्टेज पर दूसरा इरिगेशन। और तीसरा इरिगेशन पॉड डेवलपमेंट स्टेज पर, तीसरा इरिगेशन देना चाहिए हमें पॉड डेवलपमेंट स्टेज पर। ठीक है, एक पूछ लेते हैं बेस्ट इरिगेशन मेथड कौन सा है, तो यहां पर अब सबसे अच्छा इरिगेशन मेथड होता है चेक बेसिन मेथड, ये सबसे बेस्ट इरिगेशन मेथड है। ठीक, वीड कंट्रोल की बात करें, एक हर्बिसाइड का नाम आप याद रखो, वहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। सबसे अच्छा हर्बिसाइड कौन सा है जो ग्राउंडनट में यूज किया जाता है, वो हर्बिसाइड है टोक E25। दिस इज द बेस्ट हर्बिसाइड यूज्ड इन ग्राउंडनट, इसे आप लोग याद रखें। और क्या है भाई, देखो इसमें हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। देखो अगर इरेक्ट टाइप की है तो कुछ नहीं करना, प्लांट समेत उसको जमीन से उखाड़ दो। ठीक है, मतलब पुलिंग ऑफ द प्लांट, इरेक्ट में क्या करना है, पुलिंग ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट सीधा लगा हुआ है तो उसको बड़ी आसानी से उखाड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो स्प्रेडिंग टाइप की वैरायटी है उसमें पुलिंग से काम नहीं चलता, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपन को हैरो चलाना पड़ेगा। हैरो चलाओगे तो पूरी मिट्टी आपको पलटनी पड़ेगी, जब मिट्टी पलट दोगे तो मूंगफली अपने आप ही बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ पर अपन को सॉइल टर्निंग करनी पड़ेगी बाय दी हैरो। हैरो की मदद से आप क्या कर दो, सॉइल टर्न कर दो, मिट्टी को पलट दो, सारी मूंगफली एक तरफ आ जाएंगी। ठीक है, उपज की बात कर लो, क्वेश्चन आसा है नहीं भी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। 15 क्विंटल पर हेक्टेयर किसके लिए, इरेक्ट के लिए। ठीक है, 20 से लेकर 25 क्विंटल पर हेक्टेयर किसके लिए, स्प्रेडिंग के लिए, याद रखें। ठीक, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर। एक आपका है यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन, नाम आप लोगों ने सुना होगा, यहीं से देखो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पर स्टोरेज अपन इसको करते हैं ना तो लेस देन 8% मॉइस्चर कंटेंट पर इसको स्टोर किया जाता है। कितना, लेस देन 8%, मतलब 8% से भी कम मॉइस्चर पर इसको स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं, क्या होगा अगर 8% से ज़्यादा मॉइस्चर हो तो, अगर 8% से ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो एक फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस, ये फंगस क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। ये एफ्लाटॉक्सिन क्या करता है, मूंगफली को कड़वा बना देता है। आपने कई बार देखा होगा मूंगफली खाने में कड़वी निकल जाती है कुछ कुछ, क्यों निकल जाती है, इसी एफ्लाटॉक्सिन की वजह से। तो अगर इस एफ्लाटॉक्सिन को बनने से रोकना है तो हमें उसे लेस देन 8% से भी कम मॉइस्चर कंटेंट पर उसको सुखाना पड़ेगा और स्टोर करना पड़ेगा इस एफ्लाटॉक्सिन से बचने के लिए। और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, सेलिंग परसेंटेज देख लो। अब ये सेलिंग चीज़, पहले तो सेलिंग क्या चीज़ होती है भाई, सेलिंग परसेंटेज। देखो ये तो होता है कितना, 75%। अब देखो सेलिंग क्या होती है, ये तो रही पॉड, इसके अंदर ये रही सीड। ठीक है, ये तो पूरा पॉड है, लेकिन हमारा इकोनॉमिक पार्ट क्या है, ये सीड कर्नेल, क्योंकि ऑयल तो हमें इसी से निकालना है, ये हमारा इकोनॉमिक पार्ट है। तो इसको जिस मशीन में हम डालेंगे, सेलर में डालेंगे, इसमें सीड निकालने के लिए, मान लो कि ये पॉड जो है वो 100 kg है, तो इसमें से सीड मान लो कितने निकले, 75 kg। तो 75 kg क्या हो गया अपना सेलिंग परसेंटेज। आगे बात समझ में, डायरेक्ट याद रखना, सेलिंग परसेंट कितना होता है, 75। 2 वैरायटी आप याद रख लो, बंच के लिए अलग, चलो यहाँ लिखा हुआ है इरेक्ट या बंच के लिए और स्प्रेडिंग के लिए। बंच के लिए वैरायटी है यहाँ पर ज्योति, इस वैरायटी को याद रखो। और स्प्रेडिंग के लिए एक वैरायटी है चंद्रा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको भी याद रखो। इन दोनों वैरायटी से क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये ग्राउंडनट जो है वो अपना कंप्लीट हो गया, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है।